हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हिंदी की जो हमारे पास क्लासेस चल रही थी वो हमने क्लास 2 तक देख लिया। तो आज ये हिंदी की हमारे पास 3rd क्लास है। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे हर क्लास की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण, विशेष्य एवं प्रविशेषण। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष्य। विशेष्य किसे कहेंगे? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है काली गाय। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या है? हमारे पास काली हो जाता है विशेषण, और जो हमारे पास गाय होता है वो विशेष्य हो जाता है। मतलब गाय की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए वो क्या है? विशेषता है। और क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है? काली है। तो ये हमारे पास उसकी विशेषता हो जाती है, इसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है प्रविशेषण आ जाता है। ठीक है, प्रविशेषण में क्या होता है? वे शब्द होते हैं जो किसी विशेषण की भी हमारे पास विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत बहुत तेज दौड़ता है। अगर हम इसे विशेषण के हिसाब से देखें तो क्या होगा? बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें जो वह सर्वनाम हो जाएगा, तेज विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और हमने बहुत लगा लिया तो ये हमारे पास प्रविशेषण हो जाता है, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वही हमारे पास प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, ये एक लाइन में आप इसे याद रख सकते हो, क्या है? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, और प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद विशेषण के हमारे पास भेद जो है, प्रमुख 4 भेद हो जाते हैं। पहला भेद हम डिस्कस करते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या है? हमारे पास जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा या स्थान का बोध हमारे पास कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे गुणवाचक गुण में हम क्या क्या देख लेते हैं? अच्छा, बुरा, ईमानदार, क्रूर या फिर झूठा। ऐसे हम बोल देते हैं कि वह अच्छा है, तो ये क्या है? उसका गुण है कि वो अच्छा है। वह बुरा है, ये उसका गुण है कि वो बुरा है, ईमानदार है, तो ये गुण में आ जाता है। ठीक है, रंग से लाल, पीला, चमकीला या धुंधला, या हम ऐसे बोल देते हैं कि वह या फिर आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, तो पतंग की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। ठीक है, ऐसी आप सब पे वाक्य बना सकते हो और देख सकते हो कि रंग के हिसाब से कैसे हम विशेषण का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आकार के आधार पर गोल, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, नाटा। वह लंबा है, वह छोटा है, या फिर वह गोल है। ऐसे हम चंद्रमा कह सकते हैं, चंद्रमा गोल है, या फिर इस प्रकार से हम एग्जाम्पल देते हैं आकार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है अवस्था या दशा से आता है अमीर, गरीब, बूढ़ा, बीमार या स्वस्थ। ठीक है, हम बोलेंगे कि राम बूढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बूढ़ा क्या है? आकार, अवस्था, उसकी अवस्था, राम की अवस्था को दिखा रहा है कि वो क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। बाकी जवान, जवान भी इसी में आएगा। ठीक है ना, बूढ़ा, जवान, बीमार, स्वस्थ, अमीर, गरीब, सब अवस्था या दशा का बोध कराते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि स्थान और दिशा, भारतीय, जापानी, बाहरी, ऊपरी या पूर्वी। जैसे हम एक वाक्य बना लेते हैं, यहाँ पे हम सब भारतीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दिशा का, हमारे स्थान का बोध करा रहा है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये वाक्य हमने यहाँ पे बनाया है सच्चा पर वह एक सच्चा देशभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण आ जाता है।
तो जो शब्द या संज्ञा सर्वनाम की संख्या या फिर गिनती का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। ठीक है। और संख्यावाचक के जो मुख्य भेद होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं। ठीक है। पहला हमारे पास क्या आ जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमें निश्चित यानी कि सटीक संख्या का बोध हो जाता है कि एक्चुअल कितने हैं। ठीक है। वही हमारे पास निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। और इसके भी हमारे पास आपके 6 भेद होते हैं। ये एग्ज़ाम में थोड़ा डीपली पूछा जाता है आजकल, तो मैंने ये बहुत डीपली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। पहला हमारे पास आ जाता है गणनावाचक। ठीक है। तो साधारण गिनती का बोध कराते हैं और इसके हमारे पास दो रूप होते हैं। एक तो पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है। जैसे पूर्णांक में हमारे पास क्या आ जाता है, 1 2 3 4 10 100 1000, वहाँ पर 1000 आदमी थे, या 1 किलो चीनी दे दो या फिर 2 किलो चीनी दे दो, ऐसे करके ये हमारे पास एक पूर्णांक का बोध करवा रहे हैं। ठीक है। अब हम अपूर्णांक की बात कर देते हैं, आधा। आधा यानी कि 1/2। ठीक है। आधा हम बोलते हैं ना कि आधा किलो चीनी दे दो या फिर पौना किलो दे दो या 1.25 किलो, 2.5 किलो, ऐसे शब्द हमारे पास अपूर्णांक में आ जाते हैं। लेकिन ये क्या हो रहे हैं, गणना के आधार पर आ रहे हैं, तो गणना इनकी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रमवाचक। कर्म के अनुसार स्थान का बोध कराते हैं। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसी चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 100वां। हमारा मतलब कौन सा क्रम, हमें इससे हमें क्रम का पता चल रहा है ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण इसे कहते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास आवृत्तिवाचक आ जाता है। संख्या के गुणा, कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का पता इसमें होता है। इसका बोध जहाँ से होता है वहाँ पे हमारे पास आवृत्तिवाचक विशेषण आ जाता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा भेद आता है इसका समुदायवाचक आता है। एक पूरे समूह या फिर ग्रुप का जो बोध कराता है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, समुदाय बोधक। ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, सबके या सबकी, ये हमारे पास समुदायवाचक आ जाता है। फिर आता है प्रत्येक वाचक। इसमें क्या होता है, हर एक इकाई का अलग अलग बोध होता है। जैसे प्रत्येक, हर एक। ठीक है। एक एक, इस पे जैसे वाक्य बना लिया, एक एक करके आओ। ठीक है। एक एक करके मतलब ये हमारे पास प्रत्येक बोधक का दिखा रहा है, हर, सब के सब। ठीक है। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें निश्चित संख्या के किसी प्रसिद्ध सेट या फिर इकाई का बोध जहाँ पर होता है वही समुच्चय बोधक हमारे पास कहलाता है। ठीक है। जैसे दर्जन हो गया, जोड़ा हो गया। दर्जन बोलेंगे तो हमारे पास एक दिमाग में आएगा कि अगर हम 1 दर्जन बोल रहे हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा। सबको पता है कि 1 दर्जन में क्या होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है। और जोड़ा आएगा तो जोड़ा में हमेशा हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें। या हम बोल रहे हैं शतक बोल रहे हैं, इसमें शतक पता है कि 100 रन जब कोई क्रिकेटर बनाएगा वहीं पर हमारे पास क्या होगा, 100 शतक हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अर्धशतक भी इसे बोलते हैं, 50 भी बोल सकते हैं, अर्धशतक भी इसे कह देते हैं। ठीक है। ट्रिक से याद कर लीजिए कि गणना से गिनती होता है, कर्म से बारी होता है, आवृत्ति से गुना का बोध होता है, समुदाय से टोली, प्रत्येक से हर इकाई का बोध होता है और समुच्चय से सेट का बोध हमारे पास हो जाता है। जैसे दर्जन कहेंगे ना तो दर्जन में हम केले कह सकते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि 12 केले चाहिए, क्या बोल देते हैं डायरेक्ट, 1 दर्जन केले चाहिए। ठीक है। या फिर ये बोल देते हैं 1 जोड़ी चप्पल चाहिए, तो हम पता है कि 1 जोड़ी बोला है तो 2 चप्पलें मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाता है, जो किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं लेकिन केवल हमारे पास अनुमान देते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास संख्या का पता नहीं चलता है, कितनी संख्या है ये हमें पता नहीं चलता है। जैसे इस निश्चित संख्यावाचक में हमें पता चल रहा था ना कि अगर हम बोल रहे हैं कि 50
50 बच्चे एक क्लास में हैं, ठीक है, 50 बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं, ये हमने वाक्य बना लिया। तो यहाँ पे हमें क्या है, फिक्स पता है कि एक कक्षा में 50 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब या फिर हमने बोल दिया कि मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं वाक्य मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बोल दिया है ना, लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनिश्चित वाचक संख्या वाचक इसे कहेंगे, ठीक है, जहाँ पे संख्या का हमें मतलब एक्यूरेट पता ना हो कि कितनी संख्या में बच्चे वहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास आता है वो आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाण से ही आपको पता चल रहा है, या माप या तोल, ठीक है। जब भी हम मात्रा, नाप, तोल या वजन का बोध कराते हैं वहीं पर हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। इसके भी हमारे पास दो भेद होते हैं। एक हमारे पास आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हमारे पास आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। पहला जो है, जो विशेषण सटीक यानी कि ठीक ठीक मात्रा, नापतोल या वजन का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है 5 लीटर दूध, ठीक है। एक्यूरेट पता है कि कितना दूध है, 5 लीटर लिखा हुआ है ना, तो परिमाण एकदम एक्यूरेट हमें पता चल रहा है, वहीं पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर आता है 3 किलो चीनी, ठीक है, पता है कि कितने किलो चीनी है, 3 किलो चीनी है। या 2 मीटर कपड़ा, एक्यूरेट पता चल रहा है, तो यही हमारे पास क्या हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि थोड़ा सा घी दे दीजिए, क्वांटिटी पता नहीं है। जैसे हम अभी रोटी खाने बैठे तो हमने बोला कि थोड़ा सा घी दे दो, अभी ये नहीं बोला है ना कि मुझे आधा किलो घी चाहिए या 1 किलो घी चाहिए, वहाँ पे हमें निश्चित मात्रा का बोध पता नहीं है कि कितना चाहिए, ठीक है। इससे आप क्वांटिटी से भी रिलेट कर सकते हो कि जितनी क्वांटिटी क्या है वही पर हमें, या यहाँ पे बोल दिया ढेर सारा अनाज, अगर हम यहाँ बोलते कि हमें 5 किलो गेहूँ चाहिए, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये 5 किलो किस में आ गया है, निश्चित परिमाणवाचक में आ गया है। लेकिन ढेर सारा अनाज बोला है तो एक्यूरेट पता नहीं है कितना है। कम पानी, ठीक है, ये भी पता नहीं है कि इसमें पानी कितना है, 1 लीटर है, आधा लीटर है, या फिर कितना लीटर पानी है, वही हमको इसमें पता नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास परिमाणवाचक हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सार्वनामिक, या फिर इसे हम कहेंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है। यहाँ पे सार्वनामिक नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे केवल यही आएगा संकेतवाचक। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के, इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक कुछ भी कह लीजिए, सार्वनामिक भी कहते हैं और संकेतवाचक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है या विशेषता बताता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान अगर हमको करनी है तो यही है कि आगे अगर हमारे पास सर्वनाम आ रहा है और उसके ठीक बाद हमारे पास संज्ञा शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। सर्वनाम और संज्ञा शब्द दोनों एक साथ आते हैं सार्वनामिक विशेषण में। जैसे बोल दिया कि उदाहरण, यह किताब मेरी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह क्या है, सर्वनाम है, और किताब क्या है, संज्ञा है, दोनों एक साथ आ गए। इसका अर्थ है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हमारे पास होगा। नेक्स्ट है वह घर मोहन का है, ठीक है, इसमें क्या होगा, वह सर्वनाम है, घर संज्ञा है, दोनों एक साथ आ गए हैं, सार्वनामिक विशेषण हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसमें क्या है, यदि संज्ञा साथ ना हो तो यह केवल सर्वनाम कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया यह मेरी है, तो यहाँ पे यह केवल सर्वनाम है, विशेषण है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर सर्वनाम के साथ संज्ञा भी है तभी वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होगा, अगर
सर्वनाम के साथ संज्ञा एक साथ नहीं आ रही है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, वहाँ पर उसे केवल सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण की अवस्थाएं बता देते हैं। विशेषण की हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। मूलावस्था, इसमें क्या होता है, इसमें किसी से तुलना नहीं होती है, केवल सामान्यतः विशेषता हमारे पास जब बताई जाती है वहाँ पर मूलावस्था हो जाता है। जैसे उच्च, सीमा उच्च है, और सुंदर, यह फूल सुंदर है। ठीक है। उत्तरावस्था में इनमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके एक को बेहतर या फिर कम बताया जाता है। ठीक है। उच्चतर, सुंदरतर, जैसे रीना जो है सीमा से उच्चतर है। ठीक है। और यह फूल उससे सुंदर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तमावस्था। इसमें सब में से किसी एक को श्रेष्ठ या फिर कम बताया जाता है। जैसे रीना सबसे उच्चतम है और यह फूल सबसे सुंदर है। ठीक है। इसके बाद विशेषणों की रचनाएं हम देख लेते हैं कैसे होती है। कई बार मूल शब्दों में हम प्रत्यय जोड़ते हैं और तब हम विशेषण की रचना कर देते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एक शब्द था भारत, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास भारतीय हो गया। समाज था, इक प्रत्यय जोड़ा, सामाजिक हो गया। रंग था, इला प्रत्यय जोड़ा, ई रंगीला हो गया। ठीक है। दया था, इसमें आलू प्रत्यय जोड़ा तो दयालु हो गया। ठीक है। और मूल सर्वनाम है हमारे पास और बना विशेषण यह से ऐसा, वह से वैसा, जो से जैसा, कौन से कैसा। ठीक है। यहाँ पे भागना हमारे पास क्रिया है, क्रिया से बना विशेषण भागना से भगोड़ा विशेषण बन जाएगा। बेचना से बिकाऊ हो जाएगा। लड़ना से लड़ाकू होगा। पढ़ना से पढ़ाकू होगा। ठीक है। अब हमारे पास ये अव्यय से बने हैं। जैसे ऊपर से है, ऊपर से ऊपरी हो गया, बाहर से बाहरी और पीछे से पिछला। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे पास विशेषण से प्रत्यय जोड़कर, मतलब संज्ञा में अगर प्रत्यय जोड़कर या फिर सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर, क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास विशेषण की क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।